दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के अपनी वार्ता का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है PQRS एक वर्ग है जिसके विकर्ण PR और QS जो है बिंदु O पर मिलते हैं। कह रहा है भुजा PQ पर एक बिंदु N इस प्रकार है कि PO जो है PM के बराबर है। कह रहा है कि कोण MOQ का मान क्या होगा? हाँ, तो कह रहा है कि कोण MOQ का मान क्या होगा? तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर कोण MOQ का मान निकालें। दोस्तों एक वर्ग है PQRS। तो सबसे पहले मैं उस वर्ग को यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों एक वर्ग है PQRS। तो सबसे पहले मैं उस वर्ग को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हाँ बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उस वर्ग को बनाने की कोशिश की। मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा है, ये हमारा वर्ग है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा वर्ग है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा वर्ग है। मान लीजिए दोस्तों ये जो वर्ग है इसका ये वाला सीधा शीर्ष जो है P है, ये वाला शीर्ष जो है Q है, ये वाला शीर्ष हमारा R है और ये वाला शीर्ष हमारा। ठीक, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कुछ जानकारी लिखी हुई है। कह रहा है कि PQRS एक वर्ग है। कह रहा है जिसके विकर्ण PR और QS जो है PR। कह रहा है ये जो विकर्ण है PR। कह रहा है ये जो विकर्ण हमारा है PR और ये जो विकर्ण हमारा है QS, ये दोनों O बिंदु पर मिलते हैं। कह रहा है कि दोनों जो विकर्ण है इस वर्ग के PR और QS O बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है? कह रहा है भुजा PQ पर एक बिंदु। कह रहा है ये जो भुजा PQ है इस पर एक बिंदु M इस प्रकार स्थित है। M इस प्रकार स्थित है कि PO जो है ये जो है PO ये PM के बराबर है। हो गया। कह रहा है कि MOQ का मान क्या होगा? MOQ का कह रहा है MOQ का मान होगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर कोण MOQ का मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि किसी भी वर्ग में शीर्ष पर जो बना कोण होता है, किसी भी वर्ग में प्रत्येक शीर्ष पर बना जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये बना कोण 90 डिग्री का होगा। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी वर्ग में जो विकर्ण होता है, किसी भी वर्ग में विकर्ण जो होता है शीर्ष पर बने कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो विकर्ण दिख रहा है, इस विकर्ण ने यहाँ पर जो बना कोण है 90 डिग्री, इसे दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब यहाँ पर ये वाला कोण हमारा 45 डिग्री हो गया होगा और ये वाला कोण भी हमारा 45 डिग्री हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इस त्रिभुज को देख रहे हो। हाँ दोस्तों, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। तो हाँ, और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उन भुजाओं के दोस्तों सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर दोस्तों ये इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण जितनी डिग्री का होगा उतने ही डिग्री कोण वास्तव में इस भुजा के सम्मुख ये वाला होगा कोण। मतलब दोनों क्या है? बराबर कोण है। मतलब ये दोनों और ये दोनों कोण, ये और ये दोनों कोण जो है, मतलब ये और ये दोनों कोण जो है बराबर है। तो देखो एक दूसरे के बराबर है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। उस 180 डिग्री में से देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी 45 डिग्री की है। तो इन दोनों कोणों की भागीदारी क्या होगी? तो देखिए इन तीनों दोनों कोणों की भागीदारी 135 डिग्री की होगी। 135 डिग्री की होगी। मतलब देखिए तो इन दोनों कोणों का योग 135 डिग्री। दोस्तों इन दोनों कोणों का, दोस्तों दो समान कोणों का योग 135 डिग्री है। तो आप मुझे बताइए, अगर दो समान कोणों का योग 135 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना कितना डिग्री? तो देखिए 2 छीन 12, मैं कहा ठीक है, कहूँगा 2 छीन 12, 2 सत्ते 14, 67.5। तो इस प्रकार देखें तो दोनों में से प्रत्येक कोण हमारा 67.55 डिग्री, मतलब ये वाला कोण हमारा 67.5, ये वाला कोण हमारा कितना का होगा? ये वाला कोण हमारा 67.5, 67.5। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। दोस्तों हमसे तो यह कोण नहीं पूछा गया था, ये वाला कोण पूछा गया था। तो कोई बात नहीं, आप धैर्य रखिए। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी वर्ग के दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो अगर ये दोनों विकर्ण खींचे गए हैं तो यहाँ पर जो दोनों विकर्णों के बीच बना कोण होगा 90 डिग्री का होगा। मतलब ये कोण जो है 90 डिग्री, मतलब दो कोणों का योग क्या है? 90 डिग्री। तो दो इन दोनों कोणों का योग क्या है? 90 डिग्री है। और इस 90 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 67.5 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी क्या हुई? तो 5 और 9 में से 7 जगह 2, ठीक है, 8 में से 6 जगह 22.5। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी क्या है? 22.5। मतलब ये वाला जो कोण है, ये कुछ और नहीं है, 22.5। 22.5 डिग्री क्या है? 22.5 डिग्री। तो हाँ कितना हो गया? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजों को समझाने की कोशिश की है। आपने अच्छे तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की है।
अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया क्वेश्चन यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यानपूर्वक, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि कह रहा है कि एक वर्गाकार शीट, कह रहा है एक वर्गाकार शीट पी क्यू आर एस के भीतर एक बड़ा वृत्त बनाया गया है। ठीक है, कह रहा है कि जो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, जो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है वो वृत्त स्पर्श करता है। ठीक है, कह रहा है वर्ग के चारों कोनों पर स्थित रिक्त स्थान में चार छोटे छोटे समान वृत्त इस प्रकार बनाए गए हैं कि वे बड़े वृत्त और वर्ग की दो भुजाओं को स्पर्श करते हैं। कह रहा है बड़े वृत्त के क्षेत्रफल और इन चारों वृत्तों के वृत्तों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ होगा। तो आइए तो हम पता करने की कोशिश करते हैं कि अनुपात हुआ क्या। बड़े वृत्त और जो छोटे छोटे चार वृत्त हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात हुआ क्या। ठीक है दोस्तों, एक वृत्त है। सबसे पहले मैं इस वृत्त को बना लेता हूँ। दोस्तों ये एक वृत्त है। जो ये वृत्त है दोस्तों, एक एक वर्गाकार सीट पी क्यू आर एस में स्थित एक वर्गाकार सीट पी क्यू आर एस में स्थित है। दोस्तों ये जो वर्ग है हमारा है, तो ये जो हमारा वर्ग है एक वर्गाकार सीट पी क्यू आर एस में स्थित है। इसमें एक वर्गाकार पी क्यू आर एस सीट है। तो एक वर्गाकार हमारा पी क्यू आर एस सीट है, उसमें स्थित है, उसमें स्थित है। तो ये जो हमारा वर्ग दिख रहा है, दोस्तों ये जो हमारा वृत्त दिख रहा है, ये वास्तव में वर्गाकार एक सीट है, एक वर्गाकार पी क्यू आर एस सीट है, उसमें स्थित है, उसमें स्थित। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वर्गाकार सीट बना ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा सीट है, दोस्तों ये जो हमारा वर्गाकार सीट है, इसका नाम जो है पी क्यू और आर है। तो इस वर्गाकार सीट में एक वृत्त स्थित है, और वो वृत्त इस प्रकार स्थित है कि ये वृत्त जो है इस वर्गाकार जो सीट है पी क्यू आर एस, इसके चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत। ठीक है, आगे हमसे क्या कर रहा है, आगे हमसे कह रहा है इसकी चारों भुजाओं को इस पर आगे कह रहा है कि वर्ग के चारों कोनों, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कह रहा है कि इन चारों कोनों में रिक्त स्थान में चार छोटे छोटे समान वृत्त इस प्रकार बनाए गए हैं कि वे बड़े वृत्त और वर्ग की दो भुजाओं को स्पर्श करते हैं। तो ये जो चारों कोने दिख रहे हैं छोटे छोटे रिक्त स्थान में, रिक्त स्थान चारों छोटे जो रिक्त स्थान जो चार कोने दिख रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे वृत्त बनाए गए हैं, यहाँ पर छोटे छोटे वृत्त बनाए गए हैं, चार चार छोटे छोटे वृत्त बनाए गए हैं, यहाँ पर चार छोटे छोटे वृत्त बनाए गए हैं जो इस बड़े वृत्त को स्पर्श करती है और इस वर्ग की दो भुजाओं को स्पर्श करती है। दोस्तों इस प्रकार बनाए गए हैं। तो ये जो चारों वृत्त है छोटे छोटे यहाँ पर कोनों में, ये इस प्रकार बनाए गए हैं कि ये वृत्त को भी स्पर्श कर रही है, वृत्त को स्पर्श कर रही है और वर्ग की दो भुजाओं को स्पर्श करती है, जैसे कि यहाँ पर। हाँ, इसी प्रकार तो यहाँ पर भी एक वृत्त बनाया गया है जो इस भुजा के दोनों शीर्षों को स्पर्श, दोनों भुजाओं को स्पर्श करता है और इस वृत्त को भी स्पर्श करता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। इसी प्रकार तो यहाँ पर भी बनाया गया है, तो इसी प्रकार तो यहाँ पे बनाया गया है। दोस्तों ये जो चारों कोने दिख रहे हैं, कोनों में जो रिक्त स्थान दिख रहा है चारों जगह, वहां पर चार छोटे छोटे वृत्त बनाए गए हैं और वो वृत्त इस प्रकार बनाए गए हैं कि वो वृत्त को भी स्पर्श कर रहे हैं, बड़े वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं और वर्ग की दो भुजाओं को स्पर्श कर रहे हैं, जैसे कि दिख रहा है। कह रहा है कि तब बताइए ये जो बड़ा वृत्त है इसका और ये जो छोटे छोटे चार वृत्त हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ। आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं अनुपात। चार बड़े वृत्त और चार छोटे छोटे जो वृत्त हैं
उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ करता है। मान लीजिए दोस्तों बड़े वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, ठीक है? बड़े वृत्त का केंद्र यहाँ, ठीक है? दोस्तों मैं बड़े वृत्त के केंद्र को यहाँ पर ऐसे मिला लेता हूँ। ये जो जहाँ पर स्पर्श कर रहा है, उसे केंद्र से मिला लेता हूँ। दोस्तों बड़े वृत्त के केंद्र को जहाँ पर वृत्त स्पर्श कर रहा है भुजा वृत्त की भुजा को, वहां से मिला लेता हूँ। तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ पर भी मिला दिया, तो यहाँ भी मिला देता हूँ। यहाँ पर भी तो स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ मैंने मिला दिया। यहाँ पर भी, यहाँ पर बनने वाला कोण पर 90 डिग्री, यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री। दोस्तों ये वाली जो भुजा होगी ना, इसके बराबर है, और ये वाली जो भुजा है इसके बराबर है। ये वाली जो भुजा है इसके बराबर। अब दोस्तों मैं एक चीज और यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? दोस्तों ये हमारा क्या है, कहोगे ये त्रिज्या है। तो ये भी दूरी तो हमारे, एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कैपिटल आर है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कैपिटल आर होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कैपिटल आर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, कहोगे देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आकृति बन रही है, इस आकृति में चारों भुजाएं जो है बराबर है, कहोगे। और जब किसी और आप देख रहे हैं कि दोस्तों चारों भुजाएं तो आपस में बराबर हैं, और साथ में आप देख रहे हैं कि एक भुजा दूसरे भुजा पर 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। एक भुजा जो है दूसरे भुजा पर 90 डिग्री का कोण भी बना रही है, कहोगे। एक भुजा जो है दूसरी भुजा पर 90 डिग्री का कोण भी बना रही है, कहोगे। आप ये भी देख रहे हैं, कहोगे। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि वर्ग है, यहाँ पर तो बनेगा ही, कहोगे। तो जब इस और दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और दो भुजाएं एक दूसरे के साथ मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो आकृति जो होती है, वो चतुर्भुज जो होता है, कुछ और नहीं वर्ग होता। मतलब ये हमारा जो दिख रहा है, ये कुछ और नहीं है, वर्ग है। हम यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इस केंद्र को इस वर्ग के, ये जो वर्ग दिख रहा है, इस वर्ग के इस शीर्ष से ऐसे मिला देता हूँ, तो आपको कोई आपत्ति होगी? तो ये जो हमारा कहलाएगा दोस्तों, ये जो मैंने ये जो दोस्तों इस वर्ग का, ये जो मैंने इस वर्ग में इस शीर्ष को जो मिलाया है इस रेखा के द्वारा, ये रेखा जो हमारा विकर्ण कहलाएगा, इस वर्ग का विकर्ण कहलाएगा। आप मुझे बताइए, अगर इस वर्ग की भुजा हमारी आर है, कैपिटल आर है, तो इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा? तो देखिए किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है √2r होता है। इस प्रकार से तो देखा जाए तो ये जो हमारी है, ये वाली जो भुजा है हमारी, इस भुजा की लंबाई जो है √2r है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें। मान लीजिए दोस्तों छोटे वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, ये जो छोटा वृत्त दिख रहा है इसका केंद्र यहाँ पर है, ठीक है। तो इस वृत्त के केंद्र को मैंने यहाँ पर मिला दिया, जहाँ पर स्पर्श कर रहा था, और इसे मिला दिया यहाँ पर स्पर्श कर रहा था। यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर कहलाएगी। तो ये भी जो बनेगा, ये भी हमारा क्या रहेगा, कहलाएगा, तो वृत्त कहलाएगा। हाँ, वृत्त कहलाएगा। यहाँ तक दोस्तों, यहाँ ये भी जो हमारा कहलाएगा, ये जो हमारी आकृति दिख रही है, ये भी वर्ग कहलाएगा, तो हाँ वर्ग कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो तो एक बात बताइए, इस पूरी की लंबाई क्या है? तो देखिए ये पूरी लंबाई हमारी √2r है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है? देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी त्रिज्या कहलाएगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये अगर इस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कैपिटल आर ही कहलाएगी। मतलब त्रिज्या ही तो कहलाएगी पूरी। हाँ, इस प्रकार से तो देखा जाए तो ये कहोगे, देखिए ये जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, वो त्रिज्या है, और त्रिज्या हमें कैपिटल आर दी गई है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कैपिटल आर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, और इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? देखिए इस वर्ग की विकर्ण कहलाएगा। इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा? देखिए इस वर्ग का जो भुजा है स्मॉल आर है, तो इस प्रकार देखें तो इसका विकर्ण जो होगा √2 स्मॉल आर होगा। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दोस्तों कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी √2r है। तो ये जो पूरी दूरी होगी दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस प्रकार देखा जाए तो ये होगी, तो यहाँ तो अभी को हमने निकाला था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ये है। अभी को हमने इसके माध्यम से निकाला, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसके माध्यम से ये आ रहा है। हाँ, तो दोनों तो बराबर हुए, कहोगे। हाँ, मैंने बराबर का साइन लगा दिया। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अब और आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस आर को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। इस आर को मैंने इधर भेज दिया। अगर मैं भेजता हूं तो क्या मिलेगा? देखिए यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे। जब आर कॉमन लेंगे
आर कॉमन लेंगे हम, आर अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंडर रूट टू माइनस वन आएगा। ठीक है। इसी प्रकार तो तुम ये चीज तो मैंने यहीं पर रखा था और यहाँ से स्मॉल आर कॉमन लिया तो हमारा क्या है अंडर रूट टू प्लस वन आएगा, अंडर रूट टू प्लस वन आएगा। बोलो हाँ कि ना बोलो। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों मैं और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये जो स्मॉल आर है इसके अपॉन में ले आया और ये जो अंडर रूट टू माइनस वन है इसे इसके अपॉन में दे दिया। इस प्रकार बड़े वृत्त और छोटे वृत्त, बड़े वृत्त और प्रत्येक छोटे वृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात आया, बड़े वृत्त और प्रत्येक छोटे वृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात आया है अंडर रूट टू प्लस वन अपॉन अंडर रूट टू माइनस वन आया है। हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी हो तो बताइए। को नहीं, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं हो रही है। हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, आप अपॉन में देख रहे हैं कि अंडर रूट टू माइनस वन है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्मों के बीच का वर्गों का जो अंतर है, ये जो टर्म लिखा गया है और ये जो टर्म लिखा गया है, इनके वर्गों के बीच का जो अंतर है वो एक है। अंडर रूट टू का स्क्वायर करूंगा तो टू आएगा और एक का स्क्वायर करूंगा तो आएगा एक। दो और एक के बीच में कितने का अंतर है? एक है, एक का अंतर है। अगर दोस्तों इन दोनों टर्मों के बीच का अंतर एक है तो ऐसी स्थिति में ये जो अंडर रूट टू माइनस वन है इसे मैं ऊपर मल्टीप्लाई में अंडर रूट टू प्लस वन अपॉन वन लिख सकता हूँ। अपॉन वन का कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनता है। हाँ, तो मैंने लिख लिया। तो ये जो अंडर रूट टू माइनस वन है तो ये जो दोनों टर्म है इनके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है एक का है, इसलिए दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूँ ऊपर में मल्टीप्लाई में अंडर रूट टू प्लस वन लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर अगर ऊपर लिखता हूँ अंडर रूट टू प्लस वन तो अंडर रूट टू प्लस वन और अंडर रूट टू प्लस वन और अंडर रूट टू प्लस वन हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गया। इस प्रकार देखा है तो अंडर रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा और अंडर रूट टू प्लस वन का अगर होल स्क्वायर खोलता हूँ तो आएगा थ्री प्लस टू अंडर रूट टू आएगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ऊपर क्या है हो गया थ्री प्लस टू अंडर रूट टू आएगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और अपोन में क्या होगा? अपोन में तो वन ही आएगा, बनेगा। इस प्रकार देखा है तो बड़े वृत्त और छोटे वृत्त की त्रिज्याओं का जो अनुपात है ये है हो गया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। बड़े वृत्त और प्रत्येक छोटे वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ये है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो वृत्त के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। अगर तो बड़े वृत्त और प्रत्येक छोटे वृत्त की त्रिज्या का अनुपात यह है तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इन त्रिज्याओं के, बड़े वृत्त और प्रत्येक छोटे वृत्त की त्रिज्याओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ, तो मैं इसके ये जो त्रिज्याओं का अनुपात है मैं इनका स्क्वायर कर दे रहा हूँ, क्षेत्रफल का अनुपात आएगा। बड़े वृत्त और प्रत्येक छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात मिलेगा तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो अंडर थ्री प्लस टू अंडर रूट टू का होल स्क्वायर आया कहोगे। हाँ, और जब मैं खोलूंगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 आया, इसका स्क्वायर करते हैं तो आया हमारा 4 4 दूनी 8 8 आएगा और 9 और 8 जुड़ेंगे तो आएगा 17। उसके बाद आएगा 2ab वाला टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ तो इसका स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करना पड़ेगा और उनका अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करता हूँ तो ये आएगा 17। अब 2ab प्लस में 2ab आया, 2ab वाला टर्म आएगा कहोगे। हाँ, मतलब दोनों की मल्टीप्लीकेशन का दूना आएगा कहोगे। हाँ, तो दोनों 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 अंडर रूट टू आया, 12 अंडर रूट टू आया। हाँ, और नीचे अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो नीचे स्क्वायर करने पर क्या होगा? ये आएगा, एक आएगा। इस प्रकार देखा है तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है दोनों वृत्त की क्षेत्रफल, दोनों बड़े वृत्त और बड़े वृत्त और प्रत्येक छोटे वृत्त की क्षेत्रफल का जो अनुपात है वास्तव में एक ये है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अगर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो प्रत्येक छोटे वृत्त का क्षेत्रफल इतना है। एक बात बताइए, तो 4 छोटे छोटे वृत्त थे, उनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो चारों का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 यूनिट होगा, 4 यूनिट होगा। ठीक है दोस्तों, चारों छोटे छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल 4 यूनिट है और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ये है। तो बड़े वृत्त और चारों छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात वास्तव में देखा जाए तो ये हुआ।
इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया कि बड़े वृत्त और चारों छोटे-छोटे वृत्तों का जो क्षेत्रफल होगा वो 17 प्लस 12 अंडर रूट 2 अपॉन 4 होगा। यही चीज़ तो हमसे पूछा गया था तो हो गया। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पर गुणा भाग का खेल था और कुछ नहीं था। समझने वाली जो चीज़ें थी यहीं पर थी, ना तो ये सारा जो है गुणा भाग का खेल है और ये आपको अपने आप ही समझना होगा। ठीक है? यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई है हो गया। हाँ। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप फिलहाल पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि एबीसीडी एक वर्ग है जिसका केंद्र O विकर्णों का टान बिंदु है। ठीक है? कह रहा है जिसका केंद्र O मतलब विकर्णों का कटान बिंदु है। कह रहा है भुजा AD का मध्य बिंदु L है। कह रहा है भुजा AD का जो मध्य बिंदु है L। कह रहा है चतुर्भुज ABOL और वर्ग ABCD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ? हाँ, तो ABCD एक वर्ग है। तो एक वर्ग हमारा है ABCD। तो सबसे पहले मैं उस वर्ग को बना लेता हूँ। तो एक वर्ग हमारा है ABCD। तो सबसे पहले मैं उस वर्ग को यहाँ पर बना लेता हूँ। तो एक वर्ग है हमारा ABCD। सबसे पहले मैं उस वर्ग को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है? तो हाँ। तो एक वर्ग हमारा है ABCD। सबसे पहले मैं उस वर्ग को यहाँ पर बना लेता हूँ। तो ये हमारा वर्ग है। मान लीजिए तो इस वर्ग का ये वाला जो शीर्ष है ये A है और ये वाला जो शीर्ष है हमारा B है और ये वाला शीर्ष जो हमारा C है और ये वाला शीर्ष हमारा D है। तो कुछ जानकारी हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है ABCD एक वर्ग है। हाँ, कह रहा है ABCD एक वर्ग है। एक मिनट और रुक जाइए। कह रहा है ABCD एक वर्ग है। कह रहा है कि इसका केंद्र O है और वो क्या है विकर्णों का कटान बिंदु है। विकर्णों का कटान बिंदु वो क्या होगा देखिए वो जो है विकर्णों का कटान बिंदु मतलब जहां पर दोनों विकर्ण काट रहे हैं उस बिंदु का नाम वो है कव्य। हाँ, मतलब जहां पर दोनों विकर्ण काट रहे हैं उस बिंदु का नाम क्या है वो है कव्य। हाँ, यही मतलब है। ठीक है? आगे कह रहा है भुजा एडी का मध्य बिंदु एल है। कह रहा है ये जो भुजा एडी दिख रहा है इसका मध्य बिंदु एल है। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया नामकरण गलत कर दिया, नीचे चीजें आनी चाहिए। ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, समझाने में आसानी होती है जब नीचे आता है। कह रहा चतुर्भुज, कह रहा कि तब बताइए चतुर्भुज ABOL ABOL कह रहा कि तब बताइए चतुर्भुज ABOL मतलब ये वाला। कह रहा कि तब बताइए चतुर्भुज ABOL और ये जो वर्ग हमारा ABCD है इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर चतुर्भुज ABOL और ABCD जो वर्ग है इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी वर्ग के दोनों विकर्ण खींचे जाते हैं तो एरिया जो होता है 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है कभी। हाँ, मतलब जो चारों भाग होते हैं उनका एरिया जो होता है बराबर बराबर होता है कभी। हाँ, ठीक है। मान लीजिए तो ये जो चारों मान लीजिए तो इस दोनों विकर्ण को खींचने पर वर्ग के दोनों विकर्ण को खींचने पर जो चारों बराबर बराबर एरिया है उनका क्षेत्रफल जो है दो दो यूनिट है। मतलब इसका भी क्षेत्रफल 2 यूनिट है और इसका भी क्षेत्रफल 2 यूनिट है और इसका भी क्षेत्रफल हमारा है। इसका भी क्षेत्रफल 2 यूनिट होगा कहोगे। हाँ, दोस्तों ये जो हमारा एल है ये मध्य बिंदु है। इस प्रकार देखें तो इस त्रिभुज की ये क्या है माध्यिका है। हाँ, इस त्रिभुज की क्या है, इस त्रिभुज की ये माध्यिका है कहोगे। हाँ, माध्यिका है तो इस माध्यिका ने पूरे एरिया को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा कहोगे। हाँ, मतलब अगर ये पूरा एरिया 2 यूनिट है तो ये एरिया वास्तव में एक एक यूनिट के हिस्से में बढ़ गया होगा कहोगे। ठीक है? यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है? अब दोस्तों एक बात बताइए, इस प्रकार से तो देखा जाए तो अगर इसका एरिया 2 है, इसका एरिया 2 है, इसका एरिया 2 है, इसका एरिया हमारा 2 है, इस प्रकार देखा जाए तो इस वर्ग का एरिया जो है कुल मिलाकर 8 यूनिट है और उसमें से ये जो चतुर्भुज हमारा ABOL है इसका एरिया जो है 3 यूनिट है कहोगे। हाँ, तो इस चतुर्भुज ABOL का एरिया हमारा 3 यूनिट है और इस वर्ग का एरिया जो है 8 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो चतुर्भुज ABOL और वर्ग हमारा ABCD जो है इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो वास्तव में 3:8 है। क्या है? 3:8 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें यहाँ तक कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आखिर होता क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है देखिए। कह रहा है कि एक वर्ग और एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित है। कह रहा है यदि समचतुर्भुज का झुकाव जो है 60 डिग्री है तो वर्ग के क्षेत्रफल और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
अनुपात क्या होगा कहोगे हम। दोस्तों एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज है, दोनों एक ही आधार पे बनाए गए हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये जो वर्ग बन के तैयार हुआ है, ये इस वाले आधार पर बनाकर तैयार किया गया है। ठीक है, इसी आधार पर दोस्तों, इसी आधार पर एक समचतुर्भुज भी बनाया गया है दोस्तों। इसी आधार पर एक समचतुर्भुज भी बना है। इसी आधार पर एक समचतुर्भुज भी बना है। इसी आधार पे दोस्तों एक समचतुर्भुज भी बना है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है। एक मिनट और हम लोग, ठीक है। दोस्तों ये दोस्तों एक वर्ग है, और मान लीजिए ये वर्ग जो है, ये जो वर्ग हमारा इस वाले आधार पे है, और दोस्तों एक हमारा समचतुर्भुज है, वो भी हमारा इसी आधार पर बनाकर तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज है, दोनों एक ही आधार पर स्थित है, मतलब एक ही भुजा को एक ही आधार पर स्थित है, मतलब इस वाले आधार पर स्थित है। कह रहा है जो समचतुर्भुज है, मतलब ये वाला हाथ में, कह रहा है जो समचतुर्भुज है वो 60 डिग्री के झुकाव पर स्थित है। 60 डिग्री के झुकाव पर स्थित है, मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो 60 डिग्री है। कह रहा है कि तब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल और ये जो समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, ये क्या है समचतुर्भुज का शीर्षक होगा। हाँ, मैंने यहाँ शीर्ष से एक सामने वाली भुजा पर एक लंब खींच दिया, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब खींच दिया, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में इस कोण के सामने वाली जो भुजा है वो हमारा क्या है, लंब है, और इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। हाँ तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू जो होगी √3/2 होगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि हमारा लंब जो है √3 है, हमारा लंब जो है √3 है, तो इसका कर्ण जो होगा 2 होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ, यही तो मतलब है, कहोगे हाँ, यही मतलब है। इस प्रकार का तो देखा जाए तो समचतुर्भुज की जो भुजा है, वास्तव में ये क्या थी, समचतुर्भुज की भुजा है। ये क्या है, कहोगे समचतुर्भुज की भुजा। ये क्या है, कहोगे समचतुर्भुज की भुजा है। ये क्या है, समचतुर्भुज की भुजा है। ठीक है, इस प्रकार से तो देखा जाए तो समचतुर्भुज की भुजा क्या है, 2 यूनिट है। दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि किसी भी समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, कहोगे हाँ। अगर ये 2 है तो ये भी भुजा जो है 2 होगी, कहोगे हाँ। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या है, 2 है, और ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई √3 है। दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, आपको आसानी होगी हर जगह। समचतुर्भुज हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, अगर उसके आधार के मल्टीप्लाई उसकी ऊंचाई से कर देते हैं, आधार और ऊंचाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं इन आकृतियों में, तो उस समानांतर चतुर्भुज वर्ग हो गया, अगर तो हम कहीं पर भी वर्ग हो गया, आयत हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, इसमें आधार और ऊंचाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा एरिया निकल कर आ जाता है। ठीक है, अगर तो इस समचतुर्भुज में इस वाले आधार की मल्टीप्लाई मैं इस ऊंचाई से इस समचतुर्भुज की ऊंचाई से करता हूं तो इस समचतुर्भुज का एरिया निकल कर आ जाएगा। हाँ, तो यही प्रक्रिया मैं अपनाऊंगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये जो वर्ग है इसकी भुजा क्या है, देखिए ये तो हमारी भुजा थी वर्ग की, और इस वर्ग की भुजा क्या है, 2 यूनिट है। अगर वर्ग की भुजा हमारी 2 यूनिट है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 यूनिट होगा। मैंने कहा क्यों, कहोगे देखिए किसी भी वर्ग का जो एरिया होता है भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब अगर भुजा हमारी 2 है तो एरिया जो होगा 4 यूनिट होगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए ये जो समचतुर्भुज है इसका एरिया क्या होगा। देखिए अगर मैं इसके आधार की मल्टीप्लाई इसकी ऊंचाई से इस समचतुर्भुज की ऊंचाई से कर देता हूं तो इसका एरिया आएगा। तो आधार क्या है, 2 है, ऊंचाई क्या है, √3 है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 √3 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस समचतुर्भुज का एरिया जो है 2 √3। मैंने कहा इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब अगर मैं इनके क्षेत्रफल को किसी एक संख्या से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने पर सबसे न्यूनतम रूप क्या होगा। देखिए बड़े जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल 4 यूनिट है, और ये समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल 2 √3 यूनिट है। अगर मैं किसी एक नंबर से दोनों को डिवाइड करता हूं तो इनके क्षेत्रफल को डिवाइड करने पर सबसे न्यूनतम जो रूट होगा 2 √3 होगा। मतलब दोनों वर्ग और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो वास्तव में 2 √3 होगा। क्या होगा, 2 √3 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अब आइए इसी क्रम में हम कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, आयत के बारे में पढ़ा, वर्ग के बारे में पढ़ा और समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा। अब इसी क्रम में दोस्तों हम समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। क्या, समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे।
बात आती है कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। दोस्तों एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने जिसकी दो भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं, समानांतर होती हैं। दोस्तों एक ऐसा चतुर्भुज, दोस्तों एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो अलग अलग भुजाएं, दो दो डिफरेंट भुजाएं, दो अलग भुजाएं, अलग अलग भुजाएं, दो अलग अलग भुजाएं समानांतर होती हैं और उसी उसी आकृति को दोस्तों हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे दोस्तों मैंने एक यहाँ पर एक एक मैंने यहाँ पर समानांतर भुजा बनाया, तो दोस्तों एक मैंने समानांतर भुजा यहाँ पर बनाया, दोस्तों मैंने यहाँ पर एक समानांतर भुजा यहाँ पर खींचा और एक मैंने अलग लंबाई का एक समानांतर भुजा मैंने यहाँ पर खींच दिया। जैसे दोस्तों मैंने एक रेखा यहाँ पर खींची और इसी के समानांतर मैंने अलग लंबाई की एक समानांतर भुजा यहाँ पर खींची। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों मैंने क्या किया, दोनों समानांतर भुजाओं के शीर्षों को आपस में मिला दिया, एक रेखा के द्वारा मिला दिया। दोस्तों ये जो आकृति बनकर तैयार हुई है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों ये जो आकृति बनकर तैयार हुई है, अगर इस आकृति में, अगर दोस्तों इस आकृति में ये वाला जो हमारा है, ये वाला और ये वाला साइड आपस में समानांतर है, आपस में समानांतर है और आपस में समानांतर है, आपस में समानांतर है और डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो ऐसी ही आकृति को दोस्तों, ऐसी ही आकृति को दोस्तों हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अगर दोस्तों इस चतुर्भुज में ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा आपस में समानांतर है और डिफरेंट है एक दूसरे के, तो ऐसी स्थिति में ये जो आकृति दिख रही है, इसी आकृति को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ तक सारी चीजें समझ आ रही है प्रॉब्लम। तो नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए ये जो हमारा समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, इसका ये वाला शीर्ष हमारा ए है और ये वाला जो शीर्ष है बी है और ये वाला जो शीर्ष है हमारा ये सी है और ये वाला जो शीर्ष है हमारा है डी है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है प्रॉब्लम। ठीक है, अगर तो मैं किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को मिलाता हूं एक रेखा के द्वारा, तो जो मिलाने वाली रेखा होगी शीर्षों को, वो हमारा विकर्ण कहलाएगा। तो इस प्रकार देखा है, तो अगर मैं इस समलंब चतुर्भुज में आमने सामने को शीर्षों को मिला रहा हूं रेखा के द्वारा, तो ये जो रेखा है ये कुछ और नहीं है, ये हमारा डायगोनल है, मतलब विकर्ण है। क्या है, विकर्ण है। यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर है। इसी प्रकार तो अगर मैं यहाँ पर ये भी डायगोनल, ये भी इस आमने सामने के शीर्ष, ये जो डी और बी हैं, इनको भी आपस में मिलाता हूँ एक रेखा के द्वारा, तो ये भी रेखा जो हमारी है डायगोनल कहलाएगी, मतलब विकर्ण कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, सारी चीजें यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें। दोस्तों जब हम दोस्तों किसी भी समलंब चतुर्भुज में, दोस्तों जब हम किसी समलंब चतुर्भुज में दोनों विकर्ण खींचते हैं, दोनों विकर्ण खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो ये जो और ये बनने वाले जो त्रिभुज होते हैं, दोस्तों जब हम किसी समलंब चतुर्भुज में दोनों विकर्ण खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों समानांतर रेखाओं के माध्यम से जो बनने वाले दोनों समानांतर रेखाओं के माध्यम से बनने वाले जो त्रिभुज होते हैं दोनों, वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब अगर इस समलंब चतुर्भुज में ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण खींचा गया है, तो ऐसी स्थिति में ये जो त्रिभुज होगा और ये जो त्रिभुज होगा आपस में समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुज की जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो उसकी कंडीशन सारी आपको पता है पहले से। हाँ, तो वो बातें आपको ध्यान रखनी है, वो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों मैं कुछ और नई चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं कुछ और नई चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस समलंब चतुर्भुज, तो अगर इस समलंब मान लीजिए दोस्तों ये जो समलंब चतुर्भुज है, इनके समानांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है, मतलब ऊंचाई जो है, तो मान लीजिए ये जो समलंब चतुर्भुज है, इनके बीच की जो दूरी है, मतलब ऊंचाई जो है h है। अगर दोस्तों इस समलंब चतुर्भुज की पहली समानांतर भुजा AB और दूसरी समानांतर भुजा CD है, पहली समानांतर भुजा AB और दूसरी भुजा समानांतर भुजा CD है, और उसकी ऊंचाई, इनके बीच की जो दूरी है h है, मतलब ऊंचाई h है, बीच की दूरी h है, मतलब ऊंचाई h है। तो ऐसी स्थिति में इस समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होगा, ऐसी स्थिति में इस समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होगा 1/2 AB प्लस
ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इंटू एच के बराबर होगा, इंटू एच के बराबर होगा। मतलब अगर मतलब किसी भी समानांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं का योग इंटू दोनों समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई के बराबर होता है। अगर तो ये समलंब चतुर्भुज का पहली जो समानांतर भुजा ए बी है और दूसरी समानांतर भुजा हमारी सी डी है और इनके बीच की दूरी जो है मतलब ऊंचाई जो है एच है, तो ऐसी स्थिति में इस समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होगा 1/2 ब्रैकेट में ए बी प्लस सी डी मतलब दोनों समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई मतलब एच के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं का योग इंटू एच के बराबर होता है। ये चीज जो है ये कहां से निकल कर आई है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो आइए हम इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें यही प्रूव करना है कि किसी भी समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है 1/2 इंटू दोनों समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई के बराबर होता है, यही प्रूव करना है। हाँ, ठीक है दोस्तों, आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं। तो इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये वाली है, इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की ये हमारी क्या है, ऊंचाई है और ये हमारा क्या है, ये हमारा अगर ये ऊंचाई है तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये हमारा आधार है। आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार हमारा सी डी है और ऊंचाई हमारा एच है। इस प्रकार देखा जाए तो इसका एरिया ये होगा। अच्छा ये वाला त्रिभुज देख रहे हो, हाँ दोस्तों इस वाले त्रिभुज में दोस्तों इस वाले त्रिभुज की वास्तव में ये जो दूरी है ये ऊंचाई कहलाएगी। दोस्तों ये इस त्रिभुज की ये जो दूरी है दोनों समानांतर भुजाओं की ये वास्तव में इस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये हमारा आधार कहलाएगा। आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर किसी भी त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार देखा जाए तो अगर हम ए बी मानते हैं तो ऊंचाई हमारा कहलाएगा, ऊंचाई हमारा एच कहलाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों इस त्रिभुज का एरिया वास्तव में ये है और इस त्रिभुज का एरिया वास्तव में ये है। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो समलंब ये जो पूरा समलंब चतुर्भुज है इसका एरिया निकल कर आएगा। तो मैंने जोड़ दिया, तो अगर मैं जोड़ता हूँ तो इस समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या निकल कर आएगा। देखिए इस समलंब चतुर्भुज का एरिया ये निकल कर आएगा। अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने पर क्या निकल कर आया, 1/2 ए बी प्लस सी डी। यहाँ पर मैं एच कॉमन लूंगा तो यहाँ पर आएगा 1/2 और एच कॉमन लूंगा तो अगर 1/2 और एच कॉमन लेता हूँ तो 1/2 इंटू एच ब्रैकेट में ए बी प्लस सी डी आएगा। हाँ हाँ, लेकिन दोस्तों मैंने क्या किया, 1/2 को शुरुआत में रखने दिया और उसके बाद दोनों समांतर ए बी और सी डी का योग लिखा, उसके बाद एच को पीछे फेंक दिया। इस प्रकार देखा जाए तो इस समलंब चतुर्भुज का जो एरिया निकल कर आया, तो क्या निकल कर आएगा होगा। देखिए उस समलंब चतुर्भुज का जो एरिया निकल कर आया 1/2 ए बी प्लस सी डी मतलब दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू एच के बराबर निकल कर आया। हाँ, तो यहीं से एक नियम बना दिया जाता है। दोस्तों यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि किसी भी समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है 1/2 अब यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज का पहली समांतर भुजा ए बी है और दूसरी समांतर भुजा सी डी है और उनके बीच की दूरी एच है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो एरिया होगा 1/2 ए बी प्लस सी डी इंटू एच होगा। मतलब 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई के बराबर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। हाँ ये सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ तक हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें कहीं दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं हो रही है। अब एक चीज और मैं यहाँ पर बताने की, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ एक चीज और मैं बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो चीज चलो कोई ना, जब आएगा तब हम देख लेंगे। ठीक है, वो चीज जब आएगा तब देख लेंगे। फिलहाल ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद इसी क्वेश्चन में से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे। इस क्वेश्चन करने के बाद हम एक कॉन्सेप्ट यहीं पर बना लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः x और y है। कह रहा है इनकी दो समांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई क्या है। तो एक समलंब चतुर्भुज है, मान लीजिए ये हमारा समलंब चतुर्भुज है जिसकी बात की जा रही है। ठीक है, कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज है, मान लीजिए वो समलंब चतुर्भुज ये है। कह रहा है कि इसकी जो दोनों भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं हैं x और y है। मान लीजिए ये जो पहली समांतर भुजा है हमारी है समलंब चतुर्भुज की, वो वास्तव में x है और ये जो दूसरी सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी समांतर भुजा जो है y है। मान लीजिए इस समलंब चतुर्भुज की पहली जो छोटी समांतर भुजा है वो x है और दूसरी जो बड़ी समांतर भुजा है वो y। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी चीजें कह रहा है कि ये जो समलंब चतुर्भुज है इसकी दोनों जो समानांतर भुजाएं हैं
कह रहा है कि ये जो समलंब चतुर्भुज है, इस समलंब चतुर्भुज की दोनों जो समानांतर भुजाएं हैं, उसके मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, मतलब इस रेखा की लंबाई हमसे पूछा करें। तो आइए देखो हम इसके मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये जो समलंब चतुर्भुज है, इसका शीर्ष है ये हमारा ए है, और ये वाला शीर्ष बी है, और ये वाला शीर्ष सी है, ये वाला शीर्ष डी है। मैंने ऐसा इसलिए क्या किया, जिससे आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि जब नाम लेकर मैं बोलूंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, अगर वैसे बताता रहूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये जो हमारी पहली समानांतर भुजा का मध्य बिंदु जो है वो एम है, और दूसरी हमारी समानांतर भुजा है, उसका मध्य बिंदु एन है। ठीक है, मतलब हमसे जो हमारी समानांतर भुजाओं का मध्य बिंदु एम और एन है, उनकी लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ एम एन जो है उसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं इस भुजा के समानांतर इस शीर्ष से एक रेखा खींचूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक रेखा खींची इस भुजा के समानांतर। दोस्तों ये वाली जो भुजा थी इस भुजा के समानांतर है, कहोगे ये वाली जो भुजा है इस भुजा के समानांतर, और ये वाली जो भुजा है इस भुजा के समानांतर, इस वाली भुजा के समानांतर ये वाली रेखा कितनी है, तो इस प्रकार देखा है, तो ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है। और किसी भी समानांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं आमने सामने की, वो बराबर होती है। अगर ये एक्स है तो ये भी हमारा एक्स होगा, तो ये भी हमारा एक्स होगा। एक बात बताइए, ये वाली भुजा हमारी कितनी थी, वाई थी, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी वाई माइनस एक्स होगी, वाई माइनस एक्स होगी, वाई माइनस एक्स होगी, वाई माइनस एक्स। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हम किसी समलंब चतुर्भुज में असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो वो जो हमारा मिलाने वाली रेखा होती है, दोनों समानांतर भुजाओं के समानांतर होती है। तो अगर मैं इन दोनों समानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को इस रेखा के द्वारा मिला रहा हूं, तो ये जो रेखा होगी इन दोनों समानांतर भुजाओं के बराबर समानांतर होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये वाली जो भुजा है इस भुजा के भी समानांतर है, और ये वाली जो भुजा है इस भुजा के भी समानांतर है। तो समानांतर होने की वजह से अगर ये हमारा एक्स है, ये भी हमारा एक्स ही होगा। बोलो हाँ क्यों, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो एक्स ही होगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो बोलो यहाँ तक सारी चीजें। ठीक है दोस्तों ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है ये समानांतर है आपस में, और आपको चित्र पता है कि जब किसी त्रिभुज में हम किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा और बड़ा त्रिभुज होता है वो समरूप होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये छोटा और बड़ा त्रिभुज क्या है, समरूप है। हाँ समरूप है, बोलो हाँ कि ना, कभी हाँ। जहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कभी हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कभी हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। दोस्तों और आपको चित्र ये बताया कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। हाँ अगर दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर मैं संगत भुजाओं पे मैं यहाँ पर संगत भुजाओं पे नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से यहाँ पर चलने की कोशिश करूंगा। तो ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये भुजा जो है इस भुजा के समानांतर है। हाँ अगर तो ये मध्य बिंदु है इस भुजा का, तो इस भुजा का मध्य बिंदु ये भी एक हो गया। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं इस भुजा के तो दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं कि इस भुजा के मध्य बिंदु और इस भुजा के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। हाँ और आपको चित्र पता है कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो रेखा होती है वो तीसरी रेखा के समानांतर होती है, और उसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है, और जो रेखा खींची गई है उसकी जो लंबाई होती है तीसरी रेखा की आधी होती है। मतलब इसकी जो लंबाई होगी y माइनस एक्स अपॉन 2 होगी। हो गया हाँ, y माइनस एक्स अपॉन 2 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। हाँ तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, y माइनस एक्स अपॉन 2 है। तो यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगा, x। दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो पूरी mm की लंबाई निकल कर आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया mm की लंबाई निकल। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ दोस्तों, तो सोल्व करने पर क्या होगा, देखिए x प्लस वाई अपॉन 2 आएगा, x प्लस वाई अपॉन 2 आएगा। मतलब देखा जाए तो ये जो हमारा दोनों असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ा गया है, उसकी जो लंबाई होगी x प्लस वाई अपॉन 2 होगी। दोस्तों x क्या था, पहली समानांतर भुजा थी, और y क्या था, दूसरी समानांतर भुजा थी। हाँ इस प्रकार तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों समानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा है, दोनों समानांतर भुजाओं के जोड़ के आधे के बराबर आई है। तो
बराबर है तो हाँ, तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यहीं से एक नियम निकल जाता है, ठीक है? तो ये तो जो हमारा उत्तर आना चाहिए था, वो तो आएगा एमएन की लंबाई हमसे पूछा गया तो एमएन की लंबाई ये आएगी हम यहाँ। लेकिन यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ठीक है? कि जब भी यहीं से एक कॉन्सेप्ट हम बना लेते हैं कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज की असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो लंबाई होती है, दोनों समानांतर भुजाओं के जोड़ के आधे के बराबर होती है। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि इस एमएन की जो लंबाई है, इस एमएन की जो लंबाई है, दोनों समांतर भुजाओं के जोड़ के आधे के बराबर है। यहीं से एक नियम निकाल लेते हैं कि जब किसी समांतर भुजाओं के समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो लंबाई होती है, वो समांतर भुजाओं के जोड़ के आधे के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हम। अच्छा, एक्स प्लस वाई क्या कहोगे? दोनों समांतर भुजाओं का योग है। यहाँ पर मैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा और ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा? होगा 2m9। इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं, इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों समानांतर भुजाओं का जो योग होगा, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों समानांतर भुजाओं का जो योग आ रहा है, वो mn लंबाई के दुगने के बराबर आ रहा है कहोगे। तो दोस्तों यहीं से एक दूसरा नियम निकल जाता है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज के असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों समानांतर भुजाओं का योग जो होगा, उस उस रेखा की लंबाई के दुगने के बराबर होगा, दुगने की बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पहला आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज में असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, तो उस रेखा की जो लंबाई होगी, दोनों समानांतर भुजाओं के जोड़ के आधे के बराबर होगी। और दूसरा याद रखना है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज में असमानांतर भुजाओं को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, तो ऐसी स्थिति में दोनों समानांतर भुजाओं का योग जो होगा, उस मिलाए गए उस रेखा की लंबाई के दुगने के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसी प्रकार मैं एक चीज और यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है? इसी प्रकार मैं एक चीज और यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये सारी चीजें तो मैंने बता दिया है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार मैं यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक हमारा समलंब चतुर्भुज है, मान लीजिए दोस्तों एक हमारा समलंब चतुर्भुज है, जिसके शीर्ष क्रम से ए है, बी है और सी है और डी है, डी है। ठीक है, जब ये चीज बता दिया हूं तो इस चीज को भी देख लीजिए। मान लीजिए तो एक समलंब चतुर्भुज है जिसके शीर्ष क्रम से ए बी और सी डी है, जिसमें समानांतर भुजाएं क्रम से ए बी और सी डी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस समलंब चतुर्भुज के पहला विकर्ण ए सी खींच लिया और दूसरा विकर्ण जो है वो डी बी खींच लिया। इस समलंब चतुर्भुज दूसरा विकर्ण मैंने डी बी खींच लिया। मान लीजिए दोस्तों ये जो पहला विकर्ण है हमारा ए सी, उसका मध्य बिंदु ये है। ठीक है, और दूसरा मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा पहला विकर्ण हमारा है इस समलंब चतुर्भुज का, वो उसका मध्य बिंदु वास्तव में एक्स है। नहीं, हाँ, मान लीजिए एम, ठीक है, एन मान लीजिए, एन मान लीजिए। इसी प्रकार जो दूसरा विकर्ण है उसका मध्य बिंदु हमारा उसका दूसरा विकर्ण हमारा एम है। हाँ, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इन दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाता हूं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है हमारी mn है, इसकी जो लंबाई होगी, दोनों जो समानांतर भुजाएं हैं, उनके अंतर के आधे के बराबर होगी, ये भी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि यदि हम किसी समलंब चतुर्भुज में दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो लंबाई होगी, दोनों समानांतर भुजाओं के अंतर के आधे के बराबर होगी। तो ये बात भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कोई नहीं, हमें कहीं दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा, कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है आपको, तो आइए हम इसके ऊपर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो अभी को आपने कॉन्सेप्ट इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, जो ये मैंने बताया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। फिलहाल के लिए जो अगला क्वेश्चन आया है आपके स्क्रीन पर, उसे देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो वो देखिए, कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी जो है समानांतर है सीडी के, कह रहा है एम और एन क्रमशः समानांतर भुजा एडी और बीसी के मध्य बिंदु है। कह रहा है यदि एबी जो है 18 है और मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा एमएन जो है 22 है, तो सीडी की लंबाई क्या होगी? तो एक समलंब चतुर्भुज हमारा एबीसीडी है, मान लीजिए। एक मिनट हो जाइए, एक मिनट रुक जाइए।
ठीक है। मान लीजिए ये जो समलंब चतुर्भुज है उसका ये वाला जो भुजा है हमारा शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष सी है और ये वाला शीर्ष डी। दोस्तों ये समलंब चतुर्भुज का ये जो हमारा ए बी है और ये जो सी डी भुजा है ये दोनों आपस में समानांतर वाली भुजा है और ये दोनों हमारी असमानांतर वाली भुजा है। ठीक है। तो एक समलंब चतुर्भुज हमारा ए बी सी डी है जिसमें ए बी जो है और सी डी जो है आपस में समानांतर। दोस्तों ये जो हमारा एम है ये एडी का मध्य बिंदु है, ये जो हमारा एडी असमानांतर भुजा है उसका मध्य बिंदु है और ये जो एन है हमारा ये जो दूसरी असमानांतर भुजा थी बीसी उसका मध्य बिंदु है। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो ये जो हमारा मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है एम एन, इसकी लंबाई हमें 22 दी गई और पहली जो समानांतर रेखा हमारी ए बी है उसकी लंबाई हमें 18 दी गई है। तो कह रहा है कि दूसरी जो समानांतर रेखा है सी डी उसकी लंबाई क्या होगी। तो यहाँ दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि जब किसी भी समलंब चतुर्भुज में दोनों असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों समानांतर भुजाओं का योग जो होता है उस मिलाए उन दोनों समानांतर भुजाओं का जो योग होता है खींची गई रेखा की लंबाई के दुगने के बराबर होता है। इसकी लंबाई का दुगना क्या होगा, 44 होगा। मतलब दोनों समानांतर भुजाओं का योग जो होगा वास्तव में 44 होगा। हाँ, तो ये बात तो पता चल गया कि भैया दोनों जो समानांतर भुजाएं हैं उनका लंबाई का योग 44। उस 44 में से पहली जो समानांतर भुजा है उसका योगदान 18 का है कभी। हाँ, तो दूसरी जो समानांतर भुजा है उसका योगदान क्या होगा, कभी 6 और 3 में से 1 दिया गया 26। तो इस प्रकार आएगा 26 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो वैसे ही देख के मार सकते हैं। हाँ, आप तो देखकर वैसे ही बता सकते हैं ये होगा ये होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कभी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए, इसके ऊपर भी मैंने आपको बताया है कुछ। इसके ऊपर भी तो मैंने आपको बता दिया कभी। हाँ, बताया है आपने। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबी जो है समानांतर है सीडी के और भुजाओं का अनुपात जो है कह रहा है कि और भुजाओं का जो अनुपात है मतलब एबी जो है सीडी का 3 गुने के बराबर है। मतलब पहली जो समानांतर भुजा है एबी वो सीडी दूसरी समानांतर भुजा की 3 गुने के बराबर है। कह रहा है इसका एक विकर्ण कह रहा है इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। कह रहा है यदि त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल 20 है सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज से ए ओबी का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों एक समलंब चतुर्भुज है ए, एक मिनट, एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी। दोस्तों बात आती है कि मैंने यहाँ पर क्यों माना। दोस्तों अभी समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ए बी मानता तो ये हमारी छोटी भुजा, पहली समानांतर जो भुजा है ए बी वो छोटी भुजा हो जाती, लेकिन पहले जो समानांतर भुजा हमारा ए बी है वो बड़ी भुजा है। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पर ही मानना पड़ा। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाला शीर्ष ए है समलंब चतुर्भुज का, ये वाला बी है, ये वाला सी है, ये वाला डी। दोस्तों कह रहा है कि दो एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, कह रहा है जिसमें ए बी और सी डी आपस में समानांतर है। ठीक है, कह रहा है भुजाओं का जो अनुपात है मतलब ए बी और सी डी के जो अनुपात है वो वास्तव में तो 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी दिया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर कह रहा है भुजाओं का अनुपात है भुजाओं का अनुपात कह रहा है तो आप ये मानिए कि ए बी और सी डी का जो अनुपात दिया गया है वो 3:1 दिया गया है। इसका मतलब यही है कि दोस्तों अगर ए बी की लंबाई हमारा 3 यूनिट है तो इस सी डी की लंबाई जो होगी 1 यूनिट होगी। हमसे कह रहा है भुजाओं का जो अनुपात है मतलब ए बी और सी डी का, मान लीजिए ए बी और सी डी का जो अनुपात है वो 3:1 कह रहा है। इसका मतलब यही है कि यदि ए बी की लंबाई 3 है तो सी डी की जो लंबाई है 1। कह रहा है इसके दोनों विकर्ण जो है ओ बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। कह रहा है इसके दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। कह रहा है इसके दोनों जो विकर्ण है एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। कह रहा है कि तब बताइए अगर सीओडी जो है ये वाला, कह रहा है इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है तो ए ओ बी जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब किसी समलंब त्रिभुज में हम दोनों विकर्ण खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो त्रिभुज होता है और ये जो त्रिभुज होता है ये आपस में समरूप होते हैं। और आपको चित्र ये पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इनका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, देखिए इस त्रिभुज की इस वाली भुजा और इस त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा 3 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात नहीं होगा। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात वास्तव में 1:9 होगा। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब यही है कि यदि पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 9 यूनिट है। लेकिन पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट नहीं है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 1 यूनिट बराबर है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमसे पूछ रहा है कि बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 9 यूनिट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 9 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 180 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ, मतलब जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल वास्तव में 180 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी हो तो बताइए, यहाँ में कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं एक चीज और आपको यहाँ पर बताने की कोशिश, ठीक है, यहाँ पर एक चीज और मैं बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मान लीजिए इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, अच्छा फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है, कह रहा है जिसमें पी क्यू जो है साधे समांतर है। कह रहा है कि यदि कोण पी ओ क्यू आर जो है 110 डिग्री है तो कोण क्यू पी एस का मान क्या होगा। दोस्तों कोण क्यू पी एस का जो मान होगा वो वास्तव में 110 डिग्री होगा। कैसे मैंने बताया तेजी से, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ऐसा नहीं है, जैसे देखिए हम तो करके सोल्व करके तो ला सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं बिना सोल्व किए भी बताई जा सकती हैं, बिना सोल्व किए बताई जा सकती है। तो उस चीज को आपको जानकारी नहीं है, उस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर कर रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों, तो मान लीजिए दोस्तों, तो ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है। तो इस वर्ग में मैं एक समलंब चतुर्भुज यहाँ पर बना देता हूँ, एक समलंब चतुर्भुज बना देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वर्ग है और इस वर्ग में, इस वर्ग में एक समलंब चतुर्भुज स्थित है जिसके चारों शीर्ष जो है, जिसके चारों शीर्ष जो है, एक मिनट, जिसके चारों शीर्ष जो है, एक मिनट, जिसके चारों शीर्ष जो है वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रकार देखा जाए तो ये हमारा एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज हुआ। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर ये इसके चारों शीर्ष जो है, इसके चारों शीर्ष जो है इस वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं तो ये हमारा एक समलंब चक्रीय समलंब चतुर्भुज हुआ। मान लीजिए इस हाँ, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों आप आपको हमेशा ध्यान रखना, मान लीजिए ये जो समलंब चतुर्भुज है, ये चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, इसका ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला बी है, ये वाला शीर्ष सी है, ये वाला डी है। अगर दोस्तों किसी मान लीजिए दोस्तों अगर किसी समलंब चतुर्भुज का, तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक समलंब चक्रीय समलंब चतुर्भुज, इसका ये वाला शीर्ष है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, ठीक है। अगर दोस्तों इस समलंब चतुर्भुज का, अगर दोस्तों इस समलंब चतुर्भुज का ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, तो ऐसी स्थिति में इस समलंब चतुर्भुज का ये वाला कोण भी थीटा होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर इस समलंब चतुर्भुज का ये वाला कोण हमारा 5 डिग्री है, 5 डिग्री है, 5 डिग्री है, तो इस समलंब चतुर्भुज का ये वाला कोण भी 5 डिग्री है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज में, किसी भी चक्रीय समलंब चतुर्भुज में, किसी भी चक्रीय समलंब चतुर्भुज में असमानांतर भुजाओं के सामने के जो शीर्ष होते हैं, असमानांतर भुजाओं के सामने के, तिर्यक नहीं, तिर्यक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तिर्यक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तिर्यक होगा, ये तिर्यक होगा, ठीक है। मैं सामने सामने की बात कर रहा हूँ। किसी भी चक्रीय समलंब चतुर्भुज में असमानांतर भुजाओं के सामने के, फेस टू फेस शीर्षों पर बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये बात अच्छा यहाँ पर फाई कर रहे हैं, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मतलब क्या कहोगे, मतलब अगर हमारा एक कोई समलंब चतुर्भुज एबीसीडी है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा होगा उतने ही डिग्री का कोण इसके सामने यहाँ पर बन रहा होगा। इसी प्रकार यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा होगा ठीक उसके सामने यहाँ पर भी उतने डिग्री का कोण बन रहा होगा। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी, ठीक है। लेकिन ये बात कहाँ से निकल कर आई है, आइए हम इसके पीछे जांच पड़ताल कर लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमें प्रूव क्या करना है, हमें यही प्रूव करना है कि किसी भी चक्रीय समलंब चतुर्भुज में असमानांतर भुजाओं के फेस टू फेस बनने वाले, शीर्षों पर बनने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यही प्रूव करना है। मान लीजिए ये जो हमारा चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो थीटा है। दोस्तों एक बात बताइए, किसी भी आपको चित्र की पता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, मतलब अगर यहाँ पर बनने वाला, यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। उस 180 में से यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा 180 थीटा डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा 180 माइनस थीटा डिग्री होगा। दोस्तों ये और ये दोनों क्या है, समानांतर रेखाएं हैं। ये
ये और ये दोनों क्या है, कहोगे समानांतर रेखाएं हैं। हाँ हाँ, दोस्तों इस समलंब चतुर्भुज में ये और ये क्या है, कहोगे समानांतर रेखाएं हैं। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, और जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री का मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री है, और उस 180 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाला कोण 180 माइनस थीटा डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वास्तव में थीटा डिग्री है। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, कि इस चक्रीय समलंब चतुर्भुज में यहाँ पर जितनी डिग्री का कोण बन रहा था, ठीक उसके सामने यहाँ पर भी उतने डिग्री का कोण बन रहा है कभी। तो यहीं से प्रूव हो जाता है, यहीं से एक बात निकल कर आती है, किसी भी चक्रीय समलंब चतुर्भुज में यहीं से एक नियम बना दिया जाता है, किसी भी चक्रीय समलंब चतुर्भुज में असमानांतर भुजाओं के ठीक सामने फेस टू फेस शीर्षों पर बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई है तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कभी देखिए, कह रहा था कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है कि जिसमें पी क्यू जो है सारे के समानांतर कह रहा है, यदि कोण पी ओ क्यू आर जो है 110 डिग्री है तो कोण क्यू पी एस का मान क्या होगा। तो एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। तो सबसे पहले मैं एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने चक्रीय समलंब चतुर्भुज बना लिया है। मान लीजिए इस चक्रीय समलंब चतुर्भुज ये वाला शीर्ष पी है, ये वाला शीर्ष क्यू है, और ये वाला शीर्ष आर है, ये वाला शीर्ष हमारा एस है। ठीक है, दोस्तों इस चक्रीय समलंब चतुर्भुज में पी क्यू जो है समानांतर है एस आर के, जैसा कि कहा गया है। कह रहा है कि कोण पी क्यू आर जो है, कह रहा है कोण पी क्यू आर जो है 110 डिग्री है, 110 डिग्री। कह रहा है कि तब बताइए कोण क्यूपीएस क्या होगा, कोण क्यूपीएस क्या होगा, मतलब ये वाला कोण क्या होगा। आपको चित्र ये पता है कि किसी भी चक्रीय समलंब चतुर्भुज में असमानांतर भुजाओं के फेस टू फेस शीर्षों पर बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 110 डिग्री का ही कोण बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया कोण क्यूपीएस की वैल्यू जो होगी 110 डिग्री। अगर आप निकालना चाह रहे हो तो आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको ये वाला कोण निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप ये निकाल सकते हो। इसे निकालने के लिए 180 में से 110 घटाना पड़ेगा, ये वाला कोण आएगा। उसके बाद आपको इसे निकालने के लिए 180 में से इस कोण को घटाना पड़ेगा, ये वाला कोण आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर आपको पता रहता है तो आप तेजी से अपने आप ही बताकर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर आपने की है। ठीक है, आगे की चीजें तो हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे इसी वीडियो और इसी ऊर्जा के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।